नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, एएनएस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको कक्षा 8 के होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 13 अप्रैल से जो शुरू होने वाला है उनके लिए मैथ के विषयों के सारे प्रश्नों को हल करने के लिए बताऊंगा। आप बहुत अच्छी तरीके से इन्हें बनाकर जाइए और बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। तो चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 पर कहा गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अर्थात 5 लिखा हुआ है 5/1 का उल्टा हो जाएगा 1/5। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया 19 का वर्ग। तो 19 का वर्ग जैसे आप लोग 19 का वर्ग निकाल लेंगे, यानी 19 का वर्ग 19 गुना 19 ये हो जाएगा 361। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 4 पर। 4 पर कहा गया है 900 का वर्गमूल। तो जो 900 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे, 900 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है 30, इसलिए 900 का वर्गमूल ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। 5 में कहा गया है 11 का घन कितना होगा। 11 का घन का मतलब होता है 11⁻3, अर्थात 11 गुना 11 गुना 11। जब 3 बार गुना कर लेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 1331। आप गुना करके देखें 11 गुना 11 गुना 11 कितना होता है, और तब ठीक लगाएं 1331 पर। चलते प्रश्न संख्या 6 पर। 6 में कहा गया है 8/27 का घनमूल होगा। कितना लिखा हुआ है 8/27 का घनमूल। तो 8 का घनमूल 2 होता है, 27 का घनमूल 3, अर्थात 3 3 9 3 27 होता है, इसलिए 8/27 का घनमूल कितना हो जाएगा 2/3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7 में 5 का क्यूब, अर्थात 5 का क्यूब कैसे निकालते हैं हम लोग 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार लिख लेंगे 125। ऑप्शन 2 नंबर में बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। 8 पर कहा गया है x⁻0। तो याद रखना है सभी बच्चों, जिसके पावर कभी भी अगर 0 कहीं भी तुम देख लो तो उसका आंसर 1 होता है, अर्थात x⁻0 का आंसर क्या हो जाएगा 1। चाहे 100 जैसे लिखा हुआ है पावर 0 है तो हम आंसर लिख देंगे 1, इसका आंसर कितना होगा 1। चाहे 200 पर पावर 0 है तो इसका भी आंसर 1 होगा। 180 पर पावर 0 है इसका भी आंसर 1 होगा। 8 पर पावर 0 है इसका भी आंसर 1 ही होगा। चलते अगले प्रश्न पर। एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप, यानी इसको विस्तृत रूप में लिखना है। जैसे एक संख्या लिखा हुआ है ए बी, क्या लिखा हुआ है ए बी, अर्थात हम लोग जानते हैं इसको ये इकाई अंक है और ये दहाई, दहाई मतलब 10, तो 10a प्लस b, ठीक है। ये ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। कौन संख्या 3 से विभाज्य है। तो तुमको पता है ना, आप लोगों को तो पता होगा 3 से विभाज्यता का नियम, यानी जिन संख्याओं का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए वो 3 से विभाज्य होता है। इसलिए 2 1 3, 3 को कटाएंगे 3 से, तो इसलिए 40 या 120 बिल्कुल कट जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न 11 पर। निम्न में से कौन सा एक पदी का उदाहरण है, यानी जिसमें एक पद होना चाहिए। अर्थात 1 नंबर में देखिए लिखा हुआ है x + y 2 पद है, 2xy देखिए इसमें 1 पद है, यहाँ पर भी x - y 2 पद है, 2x + ये भी 2 पद है, इसलिए ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 12 पर। -2xy -2xy लिखा हुआ है। इसमें पूछा गया है संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो ये है संख्या, क्या है संख्या -2। ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या चलता है 13 पर। 13 में कहा गया a², क्या कहा गया है a² -2ab + b²। आप लोग को पता होगा ये फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, अर्थात a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, एक बार a + b और a - b। ये कौन सा सही है, ऑप्शन सी। देखिए ध्यान से
ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, ऑप्शन बी कौन सा सही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये माथे पर जो स्क्वायर है इसलिए क्या होगा, एक बार यहाँ भी माइनस एक बार यहाँ भी माइनस। तो फिर से इसको बना देते हैं एक बार, देखिए जैसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अतः इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए दो बार लिखा हुआ है तो इसको दो बार सिर्फ लिख लेंगे, ए माइनस बी और ए माइनस बी, ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। 14 में कहा गया है, प्रश्न संख्या 14 में है एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 3 का स्क्वायर 9 आता है ना, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसलिए एक बार लिखेंगे एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 3। ये ऑप्शन कितना में सही है, देखिए ए एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 15 पर। 15 में कहा गया है 3x प्लस 2 बराबर 5 है, क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2 बराबर 5, 3x बराबर हो जाएगा 5, इधर से प्लस 2 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, और 3x बराबर लिख लेंगे 3/3, कट जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन 1 नंबर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लगातार पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग लगातार 3 पूर्णांक कैसे लिखेंगे, पहला पूर्णांक क्या है, x है, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा क्या होगा x प्लस 2, ये सब को जोड़कर कितना लिखा गया है, 51। अब जोड़ लीजिए x 3 एक तो x है तो 3x हो गया, प्लस ये 2 और ये कितना गया 3 बराबर 51। ये 3 इधर आके घट जाएगा, कितना बचेगा, 51 में 3 गया 48, इधर बचेगा 3x बराबर 48, x बराबर हो जाएगा कितना 48/3, कटा देंगे इसको कितने बार में, 16 बार में। तो x का मान हो गया 16, यानी पहली संख्या हो गया, पहली संख्या हुआ 16, दूसरा एक जोड़ देंगे इसमें 17, तो एक और जोड़ देंगे तो 18, ये ऑप्शन बी नंबर सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। 40 का कितना प्रतिशत 16 है, देखिए लिखा हुआ है 17 में 40 का कितना प्रतिशत बराबर 16 है। देखिए ये गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ये परसेंट मतलब क्या होता है, प्रतिशत मतलब 100, तो इधर से 100 से गुना कर देंगे, इधर क्या बचेगा 8 बराबर हो जाएगा 0 0 खत्म, 4 से कटा देंगे, 4 चौके 16, 4 गुना 10 कितना हो जाएगा, 4 गुना 10 40%, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न आगे पर। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, कितना आम टोटल है, टोटल आम 50 है, कितना आम है टोटल 50, टोटल आम कितना है, टोटल 50 आम है, ठीक है। आमों के समूह में 60% बिल्कुल पके हैं, यानी 60% मतलब 100, कटा देना 1 0 1 0 1 0, यहाँ कट गया 1 0 यहाँ कट गया, 6 पंचे कितना हो गया 30 आम क्या हुए हैं, पके हुए हैं, ऑप्शन 3 नंबर है। चलते हैं प्रश्न आगे। 19 में कहा गया यदि x बराबर 1 y बराबर -2 तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, देखिए निकालना है कि इसका मान हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए x का मान 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर कर लेंगे, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 जोड़ 1 कितना होगा 5, कितना में ऑप्शन 3 नंबर। 7 के घन का इकाई अंक आपको पता है, 7 के घन निकालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20, यस क्वेश्चन नंबर 20 में है 7 का घन कैसे निकालेंगे हम लोग, 7 पर पावर 3 यानी 7 गुना 7 जब करेंगे 363 होता है, और इसका इकाई अंक क्या है 3 है, ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल 20 का 3 बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न आगे। 21 में है एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है,
इस पर 10% बट्टा यानी 2000 का 10% निकाल लेंगे। 2000 का 10%, 2 जीरो खत्म, 20 गुना 10 कितना हो गया 200 रुपया छूट हो गया। बस घड़ी का दाम कितना था 2000 में 200 छूट हो गया, तो घड़ी का दाम हो गया कितना 1800। तो 1800 कितने ऑप्शन नंबर में है, देखिए 1800 ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। 25 पैसे का नहीं 75 पैसे का 2 रुपया से अनुपात कितना है। क्या लिखा है 75 पैसे का 2 रुपया, 2 रुपये में कितना पैसा होता है 200 पैसा। कटा देंगे इसको, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ये हो जाएगा कितना, नहीं 25 चौके 100 नहीं होता है, 25 अट्ठे 200, 200 है ना यहाँ पर, तो 3:8 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। चलिए इसको फिर से कटा दें, आपको लिखा हुआ जैसे 75 पैसा को 2 रुपया से, तो 2 रुपया में 200 पैसा कटा दो, 25 दिया 75, 25 अट्ठे 200, ऑप्शन 1 नंबर। 23 नंबर में याद रखना है आपको, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत परिमेय संख्या होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 24 में निम्न में से कौन पाइथागोरस ट्रिक है। तो पाइथागोरस ट्रिक उसको कहते हैं जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया 36, 88, 64 और इधर 10 का स्क्वायर 100। देखिए यहाँ 100, इधर 36 और 64 100 पुर गया ना, इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य कितना है, 450 रुपया है। कितना है 450, और 360 में ये मिलता है, तो कितना राशि छूट हुआ, तो 15 में 6 गया 9, कितना 90 रुपया छूट हो गया। ऑप्शन सी नंबर मार देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न 26 पर। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, क्या बोला 16 पेंसिल का मूल्य कितना है 64 रुपया है, तो 144 रुपये में कितने पेंसिल आएंगे। तो कोना कोनी गुना कर लेंगे इसको, 16 रुपया में 64 पेंसिल आता है, इसलिए लिखेंगे एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 64 बट्टे 16 गुना 144, 16 से कटा देंगे इसको, नहीं 64, इसको फिर से बना देता हूँ आपको, चूँकि इसलिए से अगर आपको याद है तो इस तरह से भी बना लेंगे। लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे प्रश्न संख्या 26 में, चूँकि 64 रुपया में 16 पेंसिल मिलता है, इसलिए 1 रुपया में कितना मिलेगा 16 बटे 64, इसलिए 144 में 144 से गुना कर देंगे, इसको कटाएंगे 16 8 से, 8 8 64, 8 दूनी 16, 2 का 2, 2 दूनी चौके 8, 4 से इसको कटा देंगे, 4 या 12, 2 4 छक्के 24, कितना हो गया 36। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 27 नंबर। 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करता है, तो 39 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे। एकदम आसानी से इसको घटा लेंगे, कितना आदमी कर रहा है 45 व्यक्ति काम को कितना दिन में कर रहा है, 45 व्यक्ति 13 दिन में करता है, इसलिए एक व्यक्ति कितना दिन में करेगा 45 गुना 13, और इसलिए 39 दिन में कितना व्यक्ति लगेंगे, तो 13 से घटा देंगे, 33 या 39, 3 को 45 से घटा देंगे, कितना दिन 15 दिन, ऑप्शन 4 नंबर। चलते हैं 28 नंबर पर। वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग, आपको पता होगा कि वर्ग के सभी यानी चारों कोण का मान कितना होता है 360। जब अंदर 360 होता है तो बाहर में कितना होते हैं, तो चतुर्भुज के बाहर के कोण भी 360 डिग्री होते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 29 पर। 29 में कहा गया है 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, बस कटा देंगे, 2 जीरो खत्म, 25 25 25 दूनी 50 रुपया हो गया साधारण ब्याज। प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। 30 में है निम्नलिखित में से कौन सा 2D आकृति है। डी मतलब तो डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशनल आकृति किसका था। घनाभ 3 डायमेंशनल होता है, बेलन 3 डायमेंशनल होता है, शंकु 3 डायमेंशनल होता है, परंतु आयत जो है ना ये 2 डायमेंशनल होता है।
और 31 में कहा गया है कौन सा ऑयलर सूत्र है, तो ऑयलर सूत्र आपको फार्मूला याद रखना होगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? F + V = E+2, इसको ऑयलर फार्मूला कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर 32 में। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका लंबाई दिया हुआ है और विकर्ण भी दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्ण गुना लंबाई। ठीक है, कटा देंगे इसको, 12 दूनी 24, 12 ढंग 20 से। अब कितना हो जाएगा? 120, 4 नंबर पर। प्रश्न का 33 पर देखिए। अब यदि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई भी दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना इनके भुजा का योग। तो भुजा देखिए 6 और 8 जोड़ देंगे, 6 8 14, गुना ऊंचाई कितना है? 5, कटा देंगे 2 7 14, 7 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन 1 में सही है। चलते अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न 34 में है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसलिए 6L स्क्वायर, यानी L को भुजा माना है इसलिए 6L स्क्वायर हो जाएगा। ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न 35 पर। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब बेलन का क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। 30 नहीं, ये प्रश्न क्या है? 35। एक बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। 2 का मान 2 हो गया, पाई का मान रख दोगे 22/7। आर का मान दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर, एच का मान है 10। अब हम कटा देंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 गुना 22 गुना 2 गुना 10 कर लीजिए। 2 दूनी 4 गुना 22, 4 गुना 22 88, 88 गुना 10 कितना हो जाएगा? 88 गुना 10 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन 3 नंबर में सही है। चलते अगले प्रश्न 36 पर। यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन, तो घन का आयतन आपको याद होगा, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या निकलते हैं? आयतन बराबर होता है घन का भुजा क्यूब। तो भुजा कितना है? 8, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब आपको याद है ना, 512 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 37 पे है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन भी आपको याद होगा, बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन होता है, फार्मूला लिख लीजिए, πr²h। पाई का मान यहाँ लिख लेंगे 22/7। आर का मान दिया हुआ है ना, आर का मान है 7, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। एच का मान है कितना? 10। अब कटा देंगे, 7 और 7 खत्म हो गया, 10 गुना 7 70 हो गया, 70 गुना 22 कर लेंगे। 70 गुना 22 आपको गुना करके देखिए कितना होता है? 70 गुना 22, तो 7 दूनी 1 0 उतरेगा, 7 दूनी 14 करे 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 1540। देखिए ऑप्शन ए में सही है। चलते हैं 38 पर। 38 में घनाभ का आयतन, यदि एक आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन हम लोग जानते हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई या गुना ऊंचाई, यानी LBH, यानी लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसको गुना कर लीजिए, 6 गुना 3 गुना 2, 6 18 दूनी 36 सेंटीमीटर क्यूब। कितना ऑप्शन में है? ये देखिए 2 नंबर में है। चलते हैं 39 पर। 39 में घन में कुल कितने किनारे होते हैं? तो याद रखना है आपको, घन में कुल 12 किनारे होते हैं। प्रश्न क्या 40 एकदम बिल्कुल आसान है। 4 का मिलान चिन्ह, तो आपको बिल्कुल आसान होगा, 4 लाठी ऐसे खींच देंगे, 4 हो गया। जबकि 5 लाठी ऐसे खींच कर एक को क्रॉस करते हैं तो ये 5 का सिंबल हो गया। ये देखिए 5 और ये 2 लिख देते, ये 7 हो गया। अब आपको 9 लिखना है, तो ये हुआ 4 और ये 5 और 4 क्रॉस दे देंगे, इसको 9 कहते हैं। ये 9 हो गया।
इसको हम लोग 5 बोलते हैं, ये हो गया 4 और ये हो गया 7। ठीक है, इस तरह आप मिलान चिन्ह बना लेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 41 पर। 41 में वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह निकालना है, इसमें से वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। देखिए कैसे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, 30 और 40 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा, 70/2, कितना हो जाएगा, 35। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो ऑप्शन 4 में बिल्कुल सही है। चलते हैं 42 में। वर्ग अंतराल इतना इतना की माप क्या होगी। प्रश्न संख्या 42 पर चलते हैं। 42 में कहा गया है वर्ग की माप क्या है। तो वर्ग की माप भी निकाल लेंगे इस तरह से। वर्ग चिन्ह अभी निकाले, वर्ग की माप हो जाएगा कितना, 20 और 30 है तो 20 30 कितना हो गया, 50। जोड़ लेंगे, 2 से भाग दे देंगे, कभी 25 हो जाएगा। ऑप्शन 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 43 पर। 43 में कहा गया है आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षण के अंतर को क्या कहते हैं। तो इनको परिसर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 42 में है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, अच्छा 42 प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। 42 में कहा गया वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए। अच्छा 30 - 20 करना है, आंसर हो जाएगा कितना, 10। तो ये 42 का सुधार कर लीजिए। 42 में बिल्कुल 10 होगा। अंतराल पूछा है, वर्ग अंतराल तो बस घटाना है। 43 में आपको बताया अभी क्या निकालने के लिए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न 44 पर। 43 बता दिया, आंकड़ों के सबसे बड़े और छोटे प्रेक्षण के अंतर को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। ये 43 का परिसर। 44 को चलते हैं। वृत्त आलेख का दूसरा नाम, यानी वृत्त आलेख का दूसरा नाम पाई चार्ट है। यानी हम लोग पाई चार्ट इस प्रकार बनाते हैं, इस तरह से आपने बनाए होंगे 8 में। ये 2 घर कलर किया हुआ है तो इसको लिखते थे कैसे, 2 कलर किया हुआ है और 2 घर वाइट है, यानी 2 और 2 4, 2/4 लिखते थे। प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा। तो 2 सिक्का उछालेंगे जब, तो हमें या तो भारत या पैसा, या दोनों में भारत या दोनों में पैसा, तो टोटल 4 घटना प्राप्त होता है। कितना, 4। प्रश्न संख्या 46 में जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा मतलब होता है जिसको आप लोग छग्गा बोलते हैं, लूडो गट्टी खेले होंगे, छग्गा उसको पासा कहा जाता है। एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या, तो लूडो आप देखे होंगे उसमें लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 और 5 और ये 6। सम संख्या देखिए कहाँ है, 6 एक सम संख्या है, 4 है और 2 है, इसलिए टोटल सम संख्या कितना हुआ, 3। और पासे में लिखा हुआ रहता है 6 तक, कटा देंगे इसको, 1/2 हो जाएगा। देखिए तो इसका प्रयक्ता इसको कहा जाता है, तो प्रयक्ता कितना हो जाएगा, 1/2। देखिए 3 नंबर में ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं 47 पर। 47 में है एक थैले में 4 नीली, 2 हरी, 5 काली, टोटल गेंद कितना हो गया, 4 2। टोटल गेंद आप गिन के लिख लीजिए, 4 + 2 6 + 5 कितना हो गया, 11 गेंद है टोटल। वो भी याद रखना है कि 4 क्या है, ब्लू यानी नीला, 2 क्या है, ग्रीन मतलब हरा, और 5 ब्लैक यानी काला है, काला। यस। अब पूछा जा रहा है कि प्रयक्ता क्या होगी, किसकी प्रयक्ता, पूछा निकाली गई गेंद पीली होगी। किसका प्रयक्ता पूछा है, पीला गेंद का। बताइए आप क्वेश्चन में कहीं पीला देख रहे हैं, नहीं, नीला है, हरा है और काली है, इसलिए पीला गेंदों की प्रयक्ता क्या होगी, 0। यदि आपको हरी गेंदों की प्रयक्ता पूछती तो आप बताते 2/11 किसका, हरा गेंद का। और यदि ब्लू गेंद का पूछा जाता, नीला का, तो हम लिखते 4/11। और यदि काली गेंदों का पूछा जाता यानी ब्लैक का, तो हम लिखते 5 काली है तो 5/11। ठीक है, परंतु यहाँ पीली का पूछा गया है, परंतु क्वेश्चन में पीली तो कहीं है ही नहीं। चलते हैं प्रश्न संख्या 48 पर। मूल बिंदु का निर्देशांक आपको याद रखना है, 0,0 होता है। 49 पे चलते हैं। 49 में है बिंदु -3, क्या लिखा हुआ है, -3, -4 किस चतुर्थांश में है। देखिए आपको चतुर्थांश के बारे में बताते हैं। इसमें दोनों वैल्यू प्लस होता है, इसमें एक वैल्यू माइनस, एक तो प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है,
और इसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, और ये है चौथा। देखिए तीसरा में दोनों माइनस है ना, तो ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। चलें अगले प्रश्न पर। और ये अभी अंतिम प्रश्न है, बिंदु, क्या लिखा हुआ है, बिंदु लिखा हुआ दो और -5 में कोटि बताना है। क्या बताना है, कोटि। तो याद रखना है आपको। देखिए इसको बोलते हैं एक्स, शुरू वाले को क्या बोलते हैं, एक्स कहते हैं, और इसको वाई कहते हैं। यहाँ पूछा गया है क्या, कोटि। तो याद रखना है आपको, वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, कोटि, और एक्स को क्या कहते हैं, भुज कहा जाता है। तो आपको कभी भुज पूछेगा तो आप एक्स वाला बताएंगे, और कोटि पूछा जाएगा तो वाई वाला बताएंगे। तो देखिए ये एक्स वाला क्या है, भुज। तो भुज पूछेगा तो एक्स का मान 2, ये क्या है, ये भुज है। परंतु हमें क्या पूछा गया है, कोटि। तो कोटि क्या है, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, कोटि वाई अक्ष को कहते हैं। तो कोटि क्या है, -5 कोटि हो गया। समझ में आया। चलिए एक बार और बता दिया जाता है आपको। जैसे एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, भुज। और वाई को क्या कहते हैं, कोटि। और आप इस तरह से जहाँ लिखा हुआ देखेंगे 2, -5, तो आप इसको एक्स समझना है, इसको वाई। तो ये भुज हो गया 2, कोटि हो गया 5। इस तरह से अब अगले मॉडल सेट को आपको बहुत अच्छे तरीके से और समझाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लगातार मेहनत करते रहिए।